अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। जैसे कुदरती तौर पर मौसम उतरते हैं, पहले मौसम गर्मा, उसके बाद ख़ज़ां, उसके बाद सर्दी, उसके बाद बहार और फिर गर्मी। इसी तरह आगे पीछे यूँ महसूस होता है कि मुझ पर आजकल डैम्स का मौसम आया हुआ है। ये मिसरौर डैम से सिलसिला शुरू हुआ था। सबसे पहले मैंने व्लॉग मिसरौर डैम का किया, उसके बाद मैं रावल डैम पहुंचा जिस दिन उसके स्पिलवेज खुले हुए थे, फिर वो किया, डूंगी डैम किया, ओगाहोन डैम किया और आज मैं आया हूँ मंगला डैम। लेकिन मंगला डैम की वो चीज़ें मैं आपको नहीं दिखाऊंगा जो आपने आम वीडियोज़ में देखी हुई हैं। मैं मंगला डैम के वो हिस्से आपको दिखाऊंगा या वो चीज़ें आपको बताऊंगा जो आम व्लॉगर्स कवर नहीं करते। जैसे मैं इस वक्त झाड़ियों में खड़ा हूँ, ये पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे इर्द गिर्द किस तरह के हालात हैं, किस तरह की चीज़ें हैं। ये सारी झाड़ियाँ फैली हुई हैं और ये उसका एमरजेंसी ओवरफ्लो है मंगला डैम का। मंगला डैम में वैसे तो जो इसका मेन स्पिलवे है वहाँ से 9 लाख पानी गुजरने की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन बाद वक़्त ऐसा होता है कि बारिशें ज़्यादा होती हैं, पीछे पानी ज़्यादा आ जाता है, यानी अगर 9 लाख क्यूसिक से ज़्यादा पानी आए तो उसे ओवरफ्लो करने के लिए इस तरह के बंद बनाए गए हैं। ये उसका पुराना ओवरफ्लो स्पिलवे आप कह सकते हैं इसे, कि जब इसकी जो सतह थी 1200 फीट हुआ करती थी मंगला डैम की, तो ये ओवरफ्लो जो पैसेज है ये इस्तेमाल होता था फालतू पानी को निकालने के लिए। लेकिन बाद में फिर इसकी सतह को बुलंद किया गया, 1242 फुट किया गया और अब नया एमरजेंसी ओवरफ्लो पैसेज जो है वो इसका बनाया गया है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखने में ही बड़ा खौफनाक लगता है कि 1200 फुट पानी अच्छा खासा बुलंद पानी होता है। ये जो सामने का हिस्सा आपको खाली नज़र आ रहा है, यहाँ भी कभी पानी था और ये आप देखेंगे कि दीवार बनी हुई है, अब भी पीछे पानी मौजूद है। मैं उसके साथ ये एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट आप कह सकते हैं या वॉल कह सकते हैं, मैं उसके ऊपर चल रहा हूँ। ये जंगला लगा हुआ है, यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि पानी मंगला डैम का कहाँ तक आया हुआ है और आगे इसके पानी है। ये दीवार बनी हुई है और इतना नीचे है इससे पानी, यानी इस इलाके में मंगला डैम का पानी अच्छा खासा नीचे है। उतना नहीं है जितना होना चाहिए था या जितना होता है। वैसे भी इस दफ़ा दरिया झेलम में पानी कम आया है। दूसरे जो दरिया है, दरिया चिनाब, दरिया रावी, दरिया सतलुज, उसमें पानी ज़्यादा आया है। ये बड़ा खौफनाक भी मंजर है। यहाँ पर अच्छी खासी नीचे गहराई है। उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, लेकिन मैं सीढ़ियों से नीचे जाऊँगा नहीं। ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं छोटी छोटी सी, यहीं से देखकर खौफ आता है, डर लगता है। अच्छी खासी बुलंदी है, पीछे सारा जंगल है, लेकिन ये जंगल जब मंगला डैम में पानी आता है तो ये सारे का सारा भर जाता है। ये इस तरफ की स्लोप है जहाँ से पानी ऊपर चढ़ता है और ये फिर आगे स्लोप बनी हुई है, एक रुकावट बनी हुई है और फिर यहाँ से पानी आगे निकलता है और इसका एक आप नहर कह सकते हैं। ये मैंने तो पैसेज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। पैसेज चूँकि रास्ते को कहते हैं, लिहाजा ये पानी का रास्ता बना हुआ है। तो आप ज़रा तस्वुर करें कि जब पानी इसकी सतह तक पहुंचता होगा, यहीं से आप इसकी बुलंदी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बुलंद पानी चढ़ता होगा और फिर वो कितनी रफ्तार से आगे जाता होगा। मैं जिस बुलंदी पर खड़ा हूँ, ये यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। मेरा ख्याल है कि कम से कम कोई 30-40 फुट की बुलंदी लाजमी होगी। ये मेरा साया आपको दिखाई दे रहा होगा, नीचे छोटा सा साया। तो ये वो हिस्से हैं जो आम तौर पर कवर नहीं किए जाते। हम मेन स्पिलवे की तरफ जाते हैं और मेन स्पिलवे को ही कवर करते हैं। मैंने कहा कि मैं आज आपको वो चीज़ दिखाता हूँ डैम की जो बहुत कम लोगों ने दिखाई है या बहुत कम लोग इस तरफ आते हैं। ये सामने एक सड़क दिखाई दे रही है, मुझे तो नज़र आ रही है। मुमकिन है कि कैमरा इसे कैप्चर कर ले। इस पर गाड़ियाँ भी चल रही हैं, बाइक्स भी चल रही हैं। ये ऊपर लहरी गडारी को जाती है, पोठोहार के अंदरूनी हिस्सों से होती हुई फिर ये जाकर सोहावा निकलती है। और ये जो झाड़ियाँ हैं इनके पीछे मंगला कंटोनमेंट है। ये सामने एक भाबड़ा की चौकी बनी हुई है। अब ये चूँकि मतरूक हो चुका है इसलिए ये चौकी भी खाली है, वरना यहाँ भाबड़ा के अहलकार हुआ करते थे। मेरे साथ मोहम्मद अली हैं। मोहम्मद अली ने मुझे बतौर ख़ास कहा था कि जब आप दीवार पर चलें और कैमरा अपने हाथ में पकड़ा हो तो आप दाएं बाएं ज़रूर देखें, क्योंकि बकौल उसके मैं सिर्फ कैमरे में देखता हूं और दाएं बाएं नहीं देखता कि दाएं बाएं कोई खाई है, खड्डा है या ज़मीन हमवार है या नहीं है। ये बहुत बड़ी सी स्लोप बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बच्चे झूला झूलते हैं और ऊपर से वो नीचे फिसल कर जाते हैं। मैं फिसल कर नीचे चला तो जाऊँ,
आपको इसका सामने का नज़ारा कराने के लिए, लेकिन फिर वापस कैसे चढ़ूँगा तो इसलिए यहीं से गुजारा कर लें, यहीं से देख लें स्लोप। कुछ और तफसीलात हैं, वो मोहम्मद अली चूँकि इसी इलाके के रहने वाले हैं और वो इस तफसील को ज़्यादा जानता है मुझसे, तो मैंने उसे ये कहा था, मैंने कहा यार मुझे आप बता देना मेरे व्यूवर्स को। तो आइए मोहम्मद अली से ही बात करते हैं। यहाँ से मैं एक दफ़ा और आपको स्लोप दिखा दूँ। सूरज चूँकि मेरे पीछे है इसलिए मुमकिन तौर पर आपको मेरा साया भी दिखाई देगा। व्लॉगिंग हर गुजरते दिन के साथ साथ मुश्किल होती जा रही है। मैंने एक तवील सफ़र तय किया है जिसमें हालात की सख्तियाँ, मौसमों की शिद्दतें और तवील फासलों का सफ़र भी शामिल है। मैंने अपने नाज़रीन से कभी कुछ नहीं मांगा, बल्कि उन्हें ऐसी मालूमात दी हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर उनके काम आ सकती हैं। और अब मैं अपने नाज़रीन से ताउन का तलबकार हूँ। मुझे व्लॉगिंग का ये सफ़र जारी रखने के लिए आपकी माली एआनत की ज़रूरत है। मैंने अपने बैरून मुल्क नाज़रीन हैं उनके लिए 2 अकाउंट नंबर दिए हैं, एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है और एक बैंक अल फलाह का है। और जो पाकिस्तान के नाज़रीन हैं उनके लिए मैंने ईजी पैसा का अकाउंट नंबर और अपना फ़ोन नंबर भी दर्ज किया है। जिस हद तक मुमकिन हो सकता है आप मुझसे माली ताउन करें ताकि मैं ये सफ़र जारी रख सकूँ। जो मैंने काम शुरू किए है अपने विरसे को नई नस्ल तक पहुँचाने का और उन्हें मालूमात देने का, मैं चाहता हूँ कि ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। अल्लाह ताला के फजल करम से, आपकी दुआओं से और आपके ताउन से मैं इस सफ़र को जारी रखना चाहता हूँ। लिहाजा दरख्वास्त करता हूँ कि जिस हद तक मुमकिन हो मेरी मदद करें। इसके अलावा अगर कोई ब्रांड की तशहीर है, कोई स्पॉन्सरशिप है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मेरे बाद नाज़रीन ने तबसरों में लिखा है कि जी मैं चंदा मांगने लग गया हूँ या मैं भिखारी बन गया हूँ। ऐसा कोई मामला नहीं है। ये उस सफ़र के अखराजात हैं जो मैं किसी न किसी तौर पर पूरे करना चाहता हूँ। जो लोग इस तरह के तबसरे करते हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो मुझे कुछ ना दें, सिर्फ मेरे लिए दुआ कर दें। मेरे लिए दुआएँ ही काफ़ी हैं और मुझे यकीन है कि चूँकि दुआएँ हमेशा के लिए होती हैं, ये इस ज़िंदगी में मेरे काम आएंगी और मेरी अगली ज़िंदगी में भी, यानी आखिरत के बाद भी मेरे काम आएंगी इंशाअल्लाह ताला। तंज़ ना करें, तबसरे ना करें, मदद कर सकते हैं तो करें, वरना कम से कम दुआ करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली मेरे साथ हैं और मंगला डैम को मुझसे बेहतर जानते हैं क्योंकि ये पड़ोसी हैं मंगला डैम के। तो मोहम्मद अली ये क्या है, ये जो हमें इमरजेंसी ओवरफ्लो है, पैसेज है, स्पिलवे है, क्या चीज़ है ये? सर जो नॉर्मल पानी है जो हमने दरिया में छोड़ना है, दरिया झेलम में, वो तो हम स्पिलवेज के जरिए छोड़ सकते हैं जो 9 लाख क्यूसेक को गुजरने की वहाँ से गुंजाइश है। खुदा न खासा पीछे से 10 लाख आता है, जो 1 लाख या 2 लाख एक्स्ट्रा है वो ऑटोमेटिकली तौर पर यहाँ से ओवरफ्लो होता है। ये है इसका पुराना ओवरफ्लो, जिसे आप इमरजेंसी स्पिलवेज तो वैसे वो बने हुए हैं, इसको इमरजेंसी तो नहीं कहा जा सकता। ये ओवरफ्लो है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली है, इख्तियार नहीं। ओवरफ्लो पैसेज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, रास्ता वो ठीक है, बेहतरीन आपका। ये पुराना है, जब डैम था 1200 फुट, अब डैम है 1242 के लिए नया बनाया गया है। अब नए पे चलते हैं, वहाँ एक तो उसका लेवल का लगा हुआ है, स्केल लगी हुई है, वो आपको पता चल जाएगा कि 1242 कहाँ पर है। और दूसरी तरफ से खड़े होकर आप दिखाएंगे कि वो उसका जो व्यू मिलता है वो आप चेक कराएंगे कि वो कितना बड़ा है। बड़ा क्या नाम है, एक कंक्रीट का पहाड़ है जो उन्होंने खड़ा किया हुआ है कि इस पानी को रोका हुआ है। और 45 फुट से ज़्यादा होगा तो वो स्पिलवेज से निकलेगा, लेकिन अगर स्पिलवेज से 9 लाख से क्यूसेक से ज़्यादा पानी पीछे से आता है तो वो फिर ऑटोमेटिकली इस रास्ते से गुजर के आगे दरिया झेलम में जाके गिरेगा। ठीक, एक बंद मैंने आपको पहले दिखाया है और दूसरा बंद ये बना हुआ है। वो 1200 फुट सतायाब के लिए बनाया गया था और ये 1242 फुट के लिए बनाया गया था। वो ये यकीनी तौर पर उससे 42 फुट बुलंद है। यानी अब इसकी जो मंगला डैम की सतह नई यानी अप्रेजिंग के बाद हुई है वो 1242 फुट हो गई है। और ये आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ये इमरजेंसी ओवरफ्लो है। थोड़ा सा पानी नीचे भी गिरा हुआ है क्योंकि मेरा ख्याल है कि शायद 1-2 फुट पानी की गुंजाइश रह गई है मंगला डैम में। मंगला डैम भर चुका है। ये मेरे दाएं हाथ को सारे का सारा डैम है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ज़रा आखिर तक पहुँच जाऊँ ताकि आपको ये ओवरफ्लो बंद इसका पूरा नज़ारा करा सकूँ। ये वाकई मोहम्मद अली ने सही कहा है, ये कंक्रीट का पहाड़ है जिसने ये सारे पानी को रोका हुआ है। इधर खुश्की और आगे पत्थर भी पड़े हुए हैं ताकि ओवरफ्लो हो तो पानी यहाँ से गिरे। और ये बमुश्किल कोई 1-8 फुट की गुंजाइश रह गई है, मेरा ख्याल है जी, कोई 1-8 फुट की गुंजाइश बाकी है। ये इधर जंगला शंगला लगा के इसको महफूज किया हुआ है। और ये सारे का सारा आगे मंगला डैम। नीचे चल के मैं आपको जो इसका गेज है वो भी दिखाता हूँ
कि इसका गेज कहाँ लगा हुआ है, जहाँ से पानी की सतह का पता चलता है कि पानी अब इतना हो गया है। ये अच्छा खासा बड़ा और गहरा बंद है। इधर से नीचे पथरीले रास्ते से नीचे जाना पड़ेगा हमें, और मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि नीचे क्या सूरत हाल है। मोहम्मद अली मेरे साथ वो तैयार हैं। ये हमें इस रास्ते पर जाना है नीचे। चलते हैं, अल्लाह ताला खैर व आफियत रखे। रास्ता थोड़ा सा फिसलवा है, लेकिन बहरहाल अल्लाह खैर करेगा। तो नीचे चल के मैं आपको इसका गेज दिखाता हूँ। पहले रास्ता दिखाता हूँ कि किस रास्ते से हम नीचे उतर रहे हैं, और फिर नीचे जब पहुँच कर हम देखते हैं कि पानी की सतह कहाँ तक पहुँच गई है। आइए इन झाड़ियों से उलझते हुए हम नीचे चलते हैं। ये रास्ता साथ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि बाज़ लोग समझते हैं कि व्लॉग बनाना बहुत आसान है। कुछ लोगों को ये भी एतराज़ है कि मैंने आजकल पैसे मांगने शुरू किए हुए हैं। तो मैं उन्हें बताऊं कि हम किन किन जगहों पर जाते हैं। मैं मतलब को खुदा ना खासा मुआवजा नहीं मांगता, मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि ये सारी कांटेदार झाड़ियाँ हैं जिन्हें हटा के हमें नीचे जाना है। और कोई पता नहीं इन झाड़ियों में क्या चीज़ हो। हम अल्लाह तवक्कल नीचे उतरते हैं। ये आगे आगे मोहम्मद अली मेरे साथ जा रहे हैं, उन्होंने भी मेरी तरह सर पर कपड़ा लपेटा हुआ है गर्मी से बचने के लिए। ये रास्ता है, कोई सड़क नहीं है ये। हाँ जी, बिल्कुल ध्यान से आ रहा हूँ जी। मुझे पता है कि फिसले तो फिसले, तो पत्थरों पर पाँव रख के हम जा रहे हैं। आगे है जगह आगे जाने की, जगह तो है। ये जो कांटे हैं ना, ये लगते हैं इसके कपड़ों पे। कांटे तो मोहम्मद अली हैं, अब कांटों से उलझ के ही जाना पड़ेगा। आप जितने भी हटाओगे कहीं ना कहीं तो कांटा ज़रूर लगेगा। जब है ही कांटों वाली जगह, अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने कहा ना अल्लाह तवक्कल, हम चलते हैं। ये हम बिल्कुल पानी के किनारे पर पहुंच गए हैं। तो ये हम असल में आपको गेज दिखाना चाह रहे हैं कि गेज कहाँ लगा हुआ है इसका। ये मिट चुका है, लेकिन है लिखा हुआ 1242 और 1243। अच्छा जी, ये 1240 फुट के 2 फुट वो सामने आपको नजर आ रहा है, ये बाकी है। अच्छा 1240 हो गया ये। 1240। अच्छा ज़रा इधर ही रहना, पत्थरों पर जो है वो ऐसा ना आपको पाँव फिसले। ये अल्लाह जाने नीचे ज़ाहिर है, जब इधर 1240 लिखा हुआ तो यहीं से गहराई शुरू हो जाएगी इसकी। काफ़ी आगे जाके शुरू होती है। आप अगर जाना चाहते हैं यहाँ खड़े हो जाए। बस यहाँ तक काफ़ी है यार। मुझे तैरना नहीं, आगे नीचे से मुझे तैरना नहीं आता। मैं पहले आपको बता दूं, ये जी मोहम्मद अली साहब ने रज़ाकाराना तौर पर मेरा कैमरा पकड़ा है, और मैं इधर ही खड़ा रह गया हूँ, बोल रहा हूँ। और मोहम्मद अली करीब गए हैं पानी के, लेकिन उनका कहना ये है कि गहराई आगे जाकर शुरू होती है। लेकिन फिर भी मोहतात रहना चाहिए। उसकी वजह ये कि बुरे वक्त का कोई भरोसा नहीं कि कब जो है वो कोई ऐसा वक्त आ जाए। मोहम्मद अली आपका बहुत शुक्रिया। मैं पीछे खड़ा बोलता रहा, और माइक का ये फ़ायदा है जो कॉर्डलेस माइक है। ये देखें, ये जो बंद है ना, हाँ, ये भी 2 फुट बाकी है। हाँ जी, ये यहाँ से आपको सही उसका अंदाज़ा हो पा रहा होगा कि पानी जो है वो कितना बाकी है। ये 2 फुट से अभी ये पानी यहाँ तो ज़ाहिर कम लग रहा है, लेकिन जब दूसरी बंद की तरफ से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये बंद कितना ऊंचा है। वो मैंने उधर से दिखाया है। हाँ, अंदाजा लगा लें कि ये कितना पानी है। ये जी 42 फुट जी, और 1200 वो यानी 1242 फुट ऊंचाई इसकी है, और 1240 फुट उस वक्त मंगला डैम में पानी मौजूद है। और ये ठाठे मारता हुआ समंदर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहरहाल ठाठे मारती हुई झील ये है। तो ये वो हिस्से हैं जहाँ कम कम लोग आते हैं, कम कम लोगों की रसाई है। कुछ लोग डर के मारे नहीं आते, और कुछ को आने नहीं दिया जाता, क्योंकि ये सारा जंगल और वीरान इलाका है। ये ऊपर MGH का वो बोर्ड एक लगा हुआ है। नाम चेंज कर दिया, ये मंगला व्यू रिजॉर्ट है। अच्छा, मंगला व्यू रिजॉर्ट जी, जो सोसाइटी बनी हुई है वो चलते हैं वहाँ पे, आपको दिखाते हैं। अच्छा, सोसाइटी के बीच में से गुजरेंगे हम। जी जी, बस ठीक है जी, वो एक व्यू हम ले लेते हैं सोसाइटी का। चलें, आइए जी, चलते हैं वापस। हो तेरी तो इधर भी तो बूढ़ियाँ हैं। ये वापसी का सफ़र फिर इन्हीं झाड़ियों में। यहाँ से ज़रा एक मैं दूर से व्यू आपको दिखा दूँ कि इन झाड़ियों में से गुजर कर हम आए हैं, और हमें वापस जाना है ऊपर। तो आइए, फिर इन्हीं पत्थरों पर पहले, और फिर वो झाड़ियाँ, उन्हीं से उलझ कर हमने लौटना है। मोहम्मद अली आप चलो ना ऊपर, मैं ज़रा अपने व्यूवर्स को रास्ता दिखा दूँ कि ये रास्ता किस तरह का है। ये है जी रास्ता, यहाँ से मैं पहले आया था, और इसी रास्ते से मुझे वापस आना है, झाड़ियों से उलझते हुए। ये गोल गोल पत्थर, जिस पर पाँव रखो तो वैसे ही आदमी फिसल जाता है। जी जी, आ गए हम।
ये थोड़ा सा ये जी फिर मुझे लगता है मोहम्मद अली को कांटा लग गया कोई। एक दो कांटे मेरे हाथ में भी चुभे हैं लेकिन कोई इतना खास नहीं है। हाँ जी जी हाँ फिर बताएंगे अपना आप बिल्कुल सही। ये जनाब हम आ गए ऊपर। ये जी एमरजेंसी ओवरफ्लो का दूसरी तरफ से व्यू हम ले रहे हैं। पहले हम इसकी ये मेरी तो दाएं जानिब पड़ती है, पहले हम दाएं जानिब थे, अब हम बाएं जानिब हैं। यहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी बुलंद दीवार है। ये दूसरी पहाड़ी पर हम खड़े हैं। एक हमें दरख्त मिल गया है सायादार, मैं और मोहम्मद अली दोनों ने धूप से पनाह हासिल की है और यहाँ खड़े होकर मैंने कहा आपको पूरे इलाके का नज़ारा करवा दूं। और ये इस तरफ जहाँ इस वक्त कैमरा है मोहम्मद अली के हाथ में, कैमरा का रुख जिस तरफ है ये दरख्तों की ओट में इसका पुराना ओवरफ्लो है। मेरा ख्याल है अगर कहीं से नज़र आता है तो मैं हाँ वो सामने दिखाई दे रहा है पुराना ओवरफ्लो इसका। ये जनाब पुराना ओवरफ्लो ये आमने सामने बने हुए हैं और इसकी बुलंदी में फ़र्क भी नज़र आ रहा है। वो थोड़ा सा शेप में है 12 फुट वाला और ये थोड़ा सा ऊंचाई पर है। ये नया बनाया गया है, पहले ये नहीं था। पहले वहीं से जाके जो है वो पानी टकराता था और अब पानी यहाँ रुक जाता है। ये जो आपको नीचे पत्थर पड़े नज़र आ रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि यहीं से आगे डैम की गहराई शुरू हो जाती है, बल्कि ये कोई 100-150 फुट आगे तक इसी तरह पत्थर पड़े हुए और आहिस्ता आहिस्ता इसकी गहराई शुरू होती है। कुछ अर्सा पहले कुछ दोस्त आए हुए थे यहाँ पिकनिक के लिए आप कह सकते हैं, या नहाने के लिए कह सकते हैं, या टिक टाक बनाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ टिक टाक के पीछे तो जाने चली जाती हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ से एक लड़के ने छलांग लगाई ये समझ कर कि नीचे सिर्फ पानी होगा, और जब वो बुलंदी से नीचे गिरा तो वो पत्थर थे और उसकी दोनों टांगें टूट गई। और बाद में जो उसके साथी थे वो गए और उन्होंने जाके उसे बचाया और काफ़ी अर्सा वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में रहा। अभी मोहम्मद अली ने मुझे बताया कि टिक टाक पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस मौजूद हैं कि ये इस जंगले पर खड़े होकर वो नीचे छलांग लगाते हैं। तो ये एक ख़तरनाक खेल है, इस सेल्फियों के लिए जानना दे। ये जब सतलुज में सैलाब आया हुआ था तो मैंने खबर पढ़ी कि रात को 2 बजे पुल पर खड़े होकर एक नौजवान ने सेल्फी लेने की कोशिश की और सेल्फी लेने के चक्कर में उसका पाँव फिसला और वो पानी में जा गिरा। और अगले दिन सुबह 11-12 वालों ने उसकी कहीं लाश तलाश की जाके, और वो भी कहीं दूर। तो ऐसा ना करें, ये एक तस्वीर के पीछे या कुछ अपने व्यूज़ लेने के लिए टिक टाक पर ये ख़तरनाक खेल ना खेला करें। इससे आपकी तो ज़िंदगी चली जाएगी लेकिन आपके जो पीछे हैं वो सारी ज़िंदगी रोते रहेंगे। ये मेरा एक पैगाम है, एक नसीहत है, जो भी आप इसे समझे। ये धुंध है, थोड़ी सी हेज़ आप जिसे कह सकते हो, धुंध नहीं बल्कि जो है वो गर्द आलूद माहौल है। वरना ये सामने अगर ये जूम इन होता तो मैं आपको दिखाता, सामने पहाड़ी ये बंद है और उसके पीछे मीरपुर का शहर है। ये पूरी झील फैली हुई है दूर तक। ये साथ वही पहाड़ियाँ जो मैंने पहले भी आपको दिखाई हैं। आइए अब वापस चलते हैं। ये मंगला डैम के वो नज़ारे हैं जो आपको कम वीडियोज़ में दिखाई देंगे। मैं इसलिए आया था। हाँ, यहाँ से वो सामने वाला बंद साफ दिखाई दे रहा है। ये जो इसका पुराना ओवरफ्लो है, ये नीचे दरमियान से सड़क जा रही है। एक पीले रंग की गाड़ी ट्रक एक गुजर रहा है, शायद आपको भी दिखाई दे जाए क्योंकि इस कैमरा बहुत शानदार है ये गोप्रो, लेकिन इसमें जो एक कबाहत है वो यही है कि ये जूम इन नहीं करता। तो वो सामने पुराना ओवरफ्लो और ये नया ओवरफ्लो आमने सामने बने हुए हैं। पहले वो इस्तेमाल होता था और अब ये इस्तेमाल होता है। तो आइए कोई मज़ीद ऐसी चीज़ें आपको दिखाते हैं जो आपने कम वीडियोज़ में देखी होंगी। ये मुझे लगता ही है कि व्लॉग जो कि लंबा हो जाना है, इसलिए मैं इसे 2 हिस्सों में तकसीम करूँगा, क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम ये है कि हम मंगला जो झील है इसके चारों तरफ एक चक्कर लगाएं। हमारा मीरपुर जाने का प्रोग्राम भी है, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो कहीं किसी मुनासिब जगह मैं ये व्लॉग ख़त्म कर दूँगा और फिर दूसरा व्लॉग शुरू करूँगा। आप यूँ समझ लें कि आज मंगला डैम की जो टेक्निकल मालूमात हैं वो तो सबको ही पता है कि ये कितना गहरा है, कितना बड़ा है, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा बंद है, दुनिया का 7वां बड़ा डैम है। ये वो मालूमात है जो सब लोगों के पास है, लेकिन वो नज़ारे आप आपको दिखाने हैं जो आपको कम वीडियोज़ में दिखाई देते हैं। मंगला झील के ऐन किनारे सालों पहले एक हाउसिंग सोसाइटी शुरू की गई थी, मंगला रिजॉर्ट व्यू हाउसिंग सोसाइटी तो अभी मौजूद है, लेकिन इसके बेशतर घर बेआबाद पड़े हैं। नज़ारे बहुत खूबसूरत है। आते हुए जो सड़क है वो दोनों तरफ
फव्वारे भी लगे हुए हैं, ग्रीनरी भी है, कहीं भैंस खड़ी है, कहीं गाय खड़ी है, कहीं ऊँट खड़ा है। मतलब इस तरह की चीज़ें उन्होंने बनाई हुई हैं ताकि आने वालों को भला लगे। यानी दाखिली रास्ता इसका बहुत खूबसूरत है, लेकिन चूँकि बुनियादी सहूलतों का फौतान था, ये सोसाइटी आबाद नहीं हो सकी। मैं यहाँ रुका हूँ आपको सामने का नज़ारा दिखाने के लिए। सामने पहाड़ी पर मंगला फोर्ट है, और ये जो आपको पूरा बंद दिखाई दे रहा है, ये दोनों पहाड़ियों के दरमियान ये मंगला डैम का मेन स्पिलवे है। दूर है यहाँ से, अच्छा खासा दूर है। डैम मुकम्मल तौर पर भरा हुआ है। ये मैं घरों के ऊपर एक पहाड़ी पर खड़ा हूँ ताकि आपको नज़ारा करा सकूँ। मैं कोशिश करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज़ करके आपको दिखा दूँ ताकि कुछ तो नज़र आए, वरना हेज़ की वजह से, यानी जो गर्द उठी हुई है उसकी वजह से बहुत कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। ये घर, ये सारे के सारे कुछ बनकर बेआबाद हो गए और कुछ अभी मुकम्मल ही नहीं हो सके। यानी ये सोसाइटी आबाद इसलिए नहीं हो सकी कि ये कोई बाज़ार नज़दीक नहीं है, मार्केट कोई नज़दीक नहीं थी, इस वजह से ये बनने से पहले ही उजड़ गई। अल्लाह इन आबादियों को सलामत रखे, आबाद रखे, कायम व दायम रखे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंगला डैम के किनारे। एक गाँव है सनाठा। ये लहरी गडारी की जो सड़क जाती है, इस वक्त तो कच्ची है, लेकिन सुना ये है कि आने वाले दिनों में इसकी कारपेटिंग होने वाली है। यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, रास्ता दरबार आलिया बाबा हज़रत साईं सादा सरकार छज्जा शरीफ। जेलम और दीना के लोग तो जानते हैं कि ये साईं सादा सरकार कौन है। मैं वहाँ जा रहा हूँ, ये रास्ता वहाँ जाता है। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं साईं सादा सरकार के दरबार पर हाज़िरी दूँ। वहाँ से मंगला डैम झील का नज़ारा होता है और सामने रामकोट फोर्ट नज़र आता है। तो मेरा मकसद यही है कि मैं वहाँ जाऊँ और दरबार भी दिखाऊंगा आपको कि लोग वहाँ क्या क्या करते हैं और क्या क्या उनके अक़ीदे हैं, मुकामी लोग क्या कहते हैं उनके बारे में, और मज़ीद ये कि आपको मंगला डैम और मंगला झील का नज़ारा वहाँ से करवाऊँ और बताऊँ कि यहाँ से मंगला डैम कैसे नज़र आता है। ये आपको बकरियाँ दिखाई दे रही होंगी। चारों तरफ पहाड़ हैं और मैं एक सड़क पर खड़ा हूँ जो पानी के बिल्कुल करीब है, और ये पानी मंगला डैम का पानी है। इस वक्त तो ये आपको बंद बना हुआ नज़र आ रहा होगा, पत्थर पड़े हुए हैं। ये पानी मज़ीद 2 फुट ऊपर आता है, यानी इस वक्त जो पानी आपको दिखाई दे रहा है ये 1240 फुट इसकी ऊंचाई है सतह समंदर से। 2 फुट मज़ीद ऊपर आएगा, यानी 1242 फुट इसकी इंतहाई बुलंदी है मंगला डैम की। सामने आपको एक कश्ती नज़र आ रही होगी। इस पहाड़ी ये नज़ारा मैं पहले आपको करा दूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन सी जगह है, क्या है और मैं यहाँ क्यों खड़ा हुआ हूँ। चारों तरफ पहाड़ियाँ, ये बिल्कुल अमूदी चट्टान है और मुझे इसके ऊपर जाना है। वो जो छज्जा शरीफ मैंने आपको दिखाया था, ये बताया था, वो इसी पहाड़ी के ऊपर है। मज़ार पर हाज़िरी देने का मकसद नहीं है, मकसद असल में आपको व्यू दिखाना था। ये इस तरफ आपको एक सड़क दिखाई दे रही होगी जो पानी में उतर रही है। तो छज्जा शरीफ जाने वाली पुरानी सड़क ये थी। ये सड़क यहाँ से आती थी और इस पानी में से गुजर कर फिर इस पहाड़ी के नीचे इसी सड़क से आकर मिल जाती थी जहाँ ये बकरियाँ खड़ी हैं। लेकिन बाद में हुकूमत ने ये बंद बांध दिया। कुछ पानी उधर चला गया, उधर से रास्ता है पानी के गुजरने का। ऐसा नहीं कि ये बंद पानी है, ये पानी वो ये पहाड़ियों के पीछे से दर्रा जिसे आप कह सकते हैं, उस दर्रे से गुजर कर दूसरी तरफ जाता है। तो ये सारे का सारा मंगला डैम का इलाका है। ये पहाड़ियाँ हैं, आम हालात में अगर देखा जाए तो ये खौफनाक नज़र आती हैं पहाड़ियाँ, इतनी बुलंद, और बिल्कुल मैं इनके कदमों में खड़ा हूँ। यहाँ से आपको रामकोट फोर्ट जाने के लिए कश्ती भी मिल सकती है। ये सामने कश्ती खड़ी है, छज्जा शरीफ वालों की भी कश्ती हैं, वो पहाड़ी की दूसरी तरफ है। मेरी कोशिश होगी कि मैं वहाँ भी जाऊँ तो कोई कश्ती आपको दिखा दूँ, लेकिन इस कश्ती में बैठने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ये मछलियाँ भी पकड़ते हैं और कश्ती रानी भी करते हैं। ये रामकोट फोर्ट वैसे तो मोटर बोट चलती है, अगर आपको याद होगा तो रामकोट फोर्ट का जो मैंने व्लॉग किया था, मैं मंगला डैम रिजॉर्ट से गया था कश्ती में मोटर बोट पर। तो वो तो लाइफ जैकेट्स वगैरह पहना के चलते हैं, लेकिन ये कश्तियाँ बगैर लाइफ जैकेट के चलती हैं। तो अगर आपने इनके साथ जाना है तो ये मेरा 3000 या 4000 रुपये लेती हैं रामकोट फोर्ट जाने का। लेकिन इनके साथ जाने में एक मसला ये है कि ये तो तैराक हैं, खुदा न खास्ता अगर कश्ती को कुछ हुआ तो ये तो कूद जाएंगे पानी में और तैर कर किनारे उतर जाएंगे। लेकिन हम जैसे लोग जो सिर्फ कलमे का सहारा लेते हैं शायद पार ना उतर सकें। तो इसलिए मैं ये मशवरा कभी भी नहीं दूंगा आपको कि आप इस तरह खुफिया तौर पर कश्ती हायर करें, क्योंकि ये कश्तियाँ सस्ती हैं, वो 8-10 हज़ार रुपये लेती हैं, शायद 12,000 भी लेती हैं। तो वो महफूज कश्तियाँ हैं, लेकिन इन कश्तियों में सफ़र करने से गुरेज करें।
अगर आपने रामकोट फोर्ट जाना है या मंगला डैम झील की सैर करनी है, मंगला झील कह सकते हैं आप, मंगला झील की अगर आपने सैर करनी है तो आप इस तरह की चप्पू वाली कश्ती पर ना बैठे, बल्कि मोटर बोट पर बैठे जो महफूज भी हैं और उनके साथ लाइफ जैकेट्स भी हैं। ऐसा ना हो कि आप कलमा पढ़ते रह जाएं और पानी आपको निकल जाए। मैं इस पहाड़ी की दूसरी समत खड़ा था और ये सामने जो आपको मज़ार दिखाई दे रहा है ये साईं शहादा सरकार का मज़ार है, जिनके नाम का बोर्ड मैंने आपको सनाठा गांव में पढ़कर सुनाया था। ये नीचे नशेब है सारा, इन झाड़ियों के नीचे कहीं पानी है और कहीं सांप बिच्छू। एक गांव सामने है, ये छज्जा शरीफ का गांव है, सामने दिखाई दे रहा है। नीचे हमने बाइक खड़ी की है और ये रास्ता है जहाँ से हम किनारे पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं इस पहाड़ी के। ये बड़े अजीबोगरीब किस्म के पत्थर हैं, स्याह रंग के पत्थर, और ये रास्ता है। मोहम्मद अली वो आगे चोटी तक पहुंच चुका है और मैं पीछे रह गया हूं ताकि आपको ये रास्ता भी दिखा सकूं और बता सकूं कि मैं जा किधर रहा हूं। ये आप देख लें कि किस तरह की चट्टानें इसमें से निकली हुई हैं। आगे मैंने जाना है। अब धूप अच्छी खासी तेज़ है, साए के लिए जगह कोई नहीं है यहाँ पर। ये छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं और ये फिर कांटेदार, लेकिन साया कोई नहीं है जहाँ आप थोड़ी देर के लिए सस्ता सकें या अपने सर को ठंडा कर सकें। हमारे सरों पर जो रुमाल हैं बस वही हैं। आगे तक चल रहे हैं। ये सारा मंगला डैम भरा पड़ा है। ये जो पानी आपको दिखाई दे रहा है इस किनारे भी एक गांव आबाद था, लेकिन 2015 में जब इसकी अप्रेजिंग हुई मंगला डैम की, यानी 1200 से 1242 फुट हुआ, तो पहली बार यहाँ पानी आया और वो गांव पानी में गर्क हो गया। बाद में लोगों ने अपने लिए नए घर बनाए, हुकूमत ने भी पैसे दिए उन्हें। जब ज़मीन एक्वायर की गई, अप्रेजिंग हुई, 42 फुट लेवल इसका बढ़ गया, तो ज़ाहिर है इसको मज़ीद इलाका दरकार था, मज़ीद बुलंदी तक पानी आ गया। तो फिर लोगों को खाली करा के उन्हें पैसे दे दिए गए। ये फिसलमा पत्थर हैं, इन पत्थरों पर मैं जा रहा हूँ। ये वो इलाके हैं जहाँ कम कम लोग आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई ब्लॉगर नहीं आया, आया होगा, यकीनी तौर पर आया होगा, लेकिन कम लोग आए हैं। अगर 100 लोग ब्लॉग करते हैं तो उनमें से 2-4 आए होंगे और हम हैं कि चलते चले जा रहे हैं। मोहम्मद अली आगे आगे है, मेरी रहनुमाई कर रहा है, यानी जहाँ तक हमने जाना है। यहाँ पर इधर उतरना पड़ा, पत्थर फिसलवा है जी। मैंने अभी नीचे पाँव रखा तो जागर के बावजूद वो चंद इंच आगे को सिरक गया। इससे पता चलता है कि जॉगर्स की ग्रिप इतनी नहीं होती जितनी हम समझते हैं। जो सामने पहाड़ी हैं इनके पार के डडियाल है। गर्द आलूद होने की वजह से फिज़ा बहुत कुछ नज़र नहीं आ रहा, वरना यहाँ से बहुत सारी चीज़ें साफ दिखाई देती हैं। ये हमारी मंजिल आ गई जहाँ तक हमने आना था। ये जो सामने पहाड़ी है इस पर रामकोट फोर्ट बना हुआ है, ये उसका एक कोना है, लेकिन है ये पूरे का पूरा रामकोट फोर्ट। ये पूरी पहाड़ी पर है और वो जो सामने आपको ऊंची पहाड़ी दिखाई दे रही है वहाँ जाके नीचे कश्ती रुकती है और फिर 440 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं और ऊपर रामकोट फोर्ट पहुँचा जाता है। यही वो हॉन्टेड फोर्ट है जिसमें दाखिल होने से पहले हमने आयतुल कुर्सी भी पढ़ी, नाज़ अली भी पढ़ी, और जितनी आयतें याद थी वो सारी की सारी पढ़कर मैं और शकील वड़ाइच दोनों हम इस यादगार के लिए मैं गए थे व्लॉग करने के लिए। तो यहाँ से ये साफ दिखाई देता है, लेकिन बगैर कश्ती के जाना मुमकिन नहीं है। हमारे बहुत से व्लॉगर्स और नाज़रीन का ये ख्याल है कि रामकोट फोर्ट जाने के लिए मंगला डैम की झील को पार करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ मैं आज आया हूँ बिल्कुल रामकोट फोर्ट के सामने पहाड़ी पर बैठकर मैं अपने नाज़रीन को भी और व्लॉगर्स को भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप पैदल भी रामकोट आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले डडियाल जाना पड़ेगा। डडियाल में जो कोई पुराने लोग हैं उन्हें इसके रास्ते का पता है। 3 से 4 घंटे पैदल सफ़र है, कुछ देहात में से गुजरना पड़ेगा, और वो लोग जो रास्ता आपको बताएंगे वो यही होगा कि आप पहले फलां गाँव जाएँ, उससे अगले गाँव जाएँ और उससे अगले गाँव से रास्ता निकल कर आपको रामकोट फोर्ट आ जाएगा। रामकोट फोर्ट को मुकामी तौर पर अजीज़ कोट फोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये इलाका कहते हैं कि मुसलमानों का इलाका था।
रामकोट फोर्ट जब बना तो फिर इसका नाम राम के नाम से मंसूब किया गया और ये रामकोट फोर्ट के नाम से ही मशहूर हुआ। अच्छा, इसके जो इर्द गिर्द पानी है, बेशतर लोगों का और मेरा भी पहले यही ख्याल था कि ये मंगला झील का पानी है, लेकिन जब मैंने सैटेलाइट मैप देखा और ख़ास तौर पर मोहम्मद अली ने मेरी रहनुमाई की तो पता ये चला कि ये मंगला झील या मंगला डैम का पानी नहीं है, बल्कि ये दरिया झेलम है। और सैटेलाइट मैप पर आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि दरिया झेलम अपनी रवानी में पहाड़ियों को से के गिर्द लिपटता हुआ या पहाड़ियों के गिर्द बल खाता हुआ मंगला झील में आकर गिरता है। तो ये पानी जो आपको सामने नज़र आ रहा है, यानी दो पहाड़ियों के दरमियान और रामकोट फोर्ट के नीचे, ये मंगला झील नहीं है, ये दरिया झेलम का पानी है। क्योंकि ये साल के किसी भी हिस्से में खुश्क नहीं होता। मंगला झील का पानी तो बाद हिस्सों नीचे उतर जाता है जब पानी कम होता है, लेकिन ये बहता रहता है, यानी यहाँ आपको साल के 12 महीने पानी मिलेगा, जिससे इस ख्याल को तकवीत पहुँचती है कि ये झील नहीं है, ये दरिया है। यहाँ आकर जैसे पहाड़ियों का फैलाव है वैसे उसका पार्ट चौड़ा होता है और फिर दो पहाड़ियों के तंग दर्रे में से गुजर कर ये मंगला झील में जा गिरता है। लिहाजा आज इस गलतफहमी का भी अजाला हो गया और आप भी इसे दुरुस्त कर लें, रिकॉर्ड को दुरुस्त कर लें, जिसे कहते हैं कि यहाँ किले के इर्द गिर्द मंगला झील नहीं है, बल्कि दरिया झेलम है, जो कहीं उसका पार्ट चौड़ा होता है, कहीं कम होता है। यहाँ इस बात का भी मैं इजाफा कर दूँ कि अगर मंगला झील ना बनी होती तब भी आपको यहाँ पानी मिलता, क्योंकि ये दरिया है और दरिया बहते हैं। अब अगर आपको यहाँ पानी ठहरा हुआ दिखाई देता है या महसूस होता है तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि दरिया अगर यहाँ मिलता है मंगला झील में, इस वजह से यूँ महसूस होता है कि ये पानी झील का है और ठहरा हुआ है। छज्जा शरीफ में साईं शहादा सरकार के मज़ार के बाहर एक दरख्त के नीचे एक ऐसी जगह बनी हुई है, लगता है कि ये किसी की चिल्लागाह थी। मैं वसूख से नहीं कह सकता कि ये किसकी चिल्लागाह थी, लेकिन यहाँ कुछ गोबर भी पड़ा हुआ है, इधर लालटेनें लटकी हुई हैं, कुछ मन्नतों के कपड़े भी चढ़े हुए हैं, ये कुछ झालर टाइप की ये मन्नतों के कपड़े हैं। अगर तो ये चिल्लागाह है और लोग इनका एहतराम करते हैं बुजुर्गों का, तो इस चिल्लागाह को साफ रखना चाहिए, क्योंकि इसकी हालत बिल्कुल ऐसी, गाँव के बिल्कुल साथ है। ये पीछे दरख्त की शाखों में से देखें तो पीछे गांव है और मज़ार भी है साईं शहादा सरकार का। तो अगर ये चिल्लागाह है तो इसे साफ़ करना चाहिए। ये गांव वालों की जिम्मेदारी है, हम तो बाहर से आते हैं, जो देखेंगे वो कह के चले जाएंगे। हमने यहाँ गोबर देखा, गंदगी देखी और बोल के रवाना हो जाएंगे, लेकिन गाँव वालों का तो रोज़ का आना जाना है वहाँ यहाँ, और वो इन्हें मानते भी हैं। कहते हैं जी यहाँ बकरे भी चढ़ाए जाते हैं और बहुत कुछ होता है। ये एक कैबिनेट रखी हुई है लोहे की, इसके अंदर चम्मच, गडवी, पीछे बर्तन हैं, प्यालियाँ पानी पीने वाली। ये एक संदूक रखा हुआ है जिसका जो दिल चाहे इसमें डाल दे, है कुछ नहीं, वैसे खाली है ये। तो 20 रुपये पड़े हैं, मैं खोल के देखूँ इसमें है क्या। लो जी मबलूक 20 रुपये पड़े हैं, हम इसी तरह इसको बंद कर देते हैं। और पीछे दिए रखे हुए हैं। तो गाँव वालों को चाहिए कि इसकी सफाई करें, ताकि कोई मेरे जैसा बंदा आए तो वो ये क्या कहना जाए कि ये इन्होंने चिल्लागाह को गंदा छोड़ा हुआ है। छज्जा गाँव में एक बात सुनकर बहुत हैरान हुआ मैं। ये सामने तालाब दिखाई दे रहा है आपको और इसके किनारे एक बोर हुआ है, यानी ट्यूबवेल का बोर आप कह सकते हैं। कहते हैं जी 560 फुट पर पानी निकला है। चारों तरफ इसके मंगला डैम है, यानी झील है उसकी, और उसके बावजूद इतनी गहराई में पानी। वो गालिबन को 26-27 लाख रुपया इस पर खर्च हुआ है और ये गाँव वालों ने अपनी मदद आपके तहत किया है। इसके ऊपर सोलर पैनल लगाए गए हैं। अभी मज़ीद खर्च बाकी है। ये इधर ये स्कूल है, इस स्कूल को पानी फराहम किया गया है। ये मज़ार पर पानी का बंदोबस्त किया गया है और कुछ पानी गांव के जो घर हैं उनमें गया है। ये सुनकर मुझे हैरत हुई कि इतनी गहराई पर पानी, और उसकी वजह शायद ये है कि जो कि ये पहाड़ी है और अच्छी खासी ऊंची है, इसलिए जो दाएं बाएं आगे पीछे इसके पानी मौजूद है उससे पानी की सतह कम नहीं हुई और अच्छी खासी ही गहराई में जाकर पानी निकला है। ये सामने तालाब है, ये तो मुझे गंदा पानी लगता है, पीने के काबिल नहीं है। गालिबन इसके मवेशियों के काम आता होगा, चारे के तौर पर कहीं पानी शानी देते होंगे, लेकिन फसल भी मुझे इस पहाड़ी की चोटी पर कोई दिखाई नहीं दी। दरख्त रू लगे हुए हैं, साया बहरहाल है, और ये एक नेमत है हम जैसों के लिए जो धूप में मारे फिरते हैं। लगे तो ये भी बता दूं कि जिस सनाठा गांव से मैं गुजर कर आया था, जहां मैंने आपको ये बोर्ड दिखाया था छज्जा गांव आने के लिए, साईं शहादा सरकार का जो एक कतबा
या बोर्ड लगा हुआ था, उस गांव में भी पानी नहीं है। और कहते हैं कि वहाँ की औरतें और मर्द दोनों ही गधों पर और खच्चरों पर दूर दूर से पीने का पानी लेकर आते हैं। तो ये इलाका पानी से महरूम है, बिल्कुल मंगला झील के किनारे है। हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरफ तवज्जो दे ताकि लोगों के मसाइल हल हो सकें। पीने का पानी तो बुनियादी ज़रूरत है, अगर ये नहीं मिलेगा तो लोग ज़िंदा कैसे रहेंगे। मैं इस वक्त मंगला डैम के बाएं हाथ को मौजूद हूँ। अगर मंगला डैम के मेन स्पिलवे की तरफ मुंह करके आप खड़े हों तो आपके सीधे हाथ को कश्मीर, मीरपुर, अपर झेलम कैनाल और उल्टे हाथ को ये सारा यानी मंगला कैंटोनमेंट का इलाका और ये हाउसिंग स्कीम जिसके कुछ नज़ारे मैंने आपको करवाए हैं और वो जो ओवरफ्लो बने हुए हैं, एमरजेंसी ओवरफ्लो। तो ये बाएं हाथ का विलाग मंगला डैम का यहीं तक। दाएं हाथ का जो चीज़ें हैं वो मैं आपको इससे अगले विलाग में दिखाऊंगा। लेकिन ये विलाग ख़त्म करने से पहले एक ज़रूरी तारीख़ी गलतफहमी का अजाला करना चाहता हूँ। वो ये कि बहुत से लोग ये समझते हैं, और मैंने भी शायद किसी विलाग में ये कहा है कि रामकोट फोर्ट या अजीज़ कोट फोर्ट पोठोहार का इलाका है। और बहुत से रिसर्चर्स, यूट्यूबर्स वो भी यही समझते हैं कि ये जो इलाका जहाँ मैं खड़ा हूँ यानी सनाथा गाँव, ये पोठोहार का इलाका है। बाज़ लोग तो खारियाँ और उसके साथ की जो पहाड़ियाँ हैं, हत्ता कि पब्बी फॉरेस्ट के इलाके को भी पोठोहार का हिस्सा समझते हैं। तो मैं इस जोग्राफियाई और तारीख़ी गलतफहमियों को दूर करना चाहता हूँ कि ये पोठोहार का हिस्सा नहीं है। पोठोहार कोट दमीक पर ख़त्म हो जाता है। मुग़लों के पहले शहंशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपनी तुस्के बाबरी में जो पोठोहार की तारीफ़ लिखी है वो अज़ अटकता दमीक लिखी है। तो दमीक पर पोठोहार ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये इलाका जो मैं जहाँ इस वक्त खड़ा हूँ या मंगला डैम का वो हिस्सा जहाँ ये फोर्ट और ये छज्जा गाँव और मेरे पीछे जो दरबार दिखाई दे रहा है साईं शहादा सरकार का, ये सारा का सारा इलाका सुल्तान कोट का इलाका कहलाता है। इसका पोठोहार से कोई ताल्लुक़ नहीं। रामकोट फोर्ट के बारे में ये कहा जाता है कि कुछ वक्त के लिए यहाँ गखड़ भी हुक्मरान रहे, हत्ता कि मीरपुर शहर भी गखड़ों का आबाद किया हुआ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जहाँ भी गखड़ आबाद रहे हों वो पोठोहार हो सकता है, क्योंकि गखड़ों की अमलदारी गुजरात तक रही और गुजरात में ही भंगी मिसल के सरदार गुजर सिंह भंगी ने सरदार मुकर्रब खान को शिकस्त देकर पोठोहार का कब्ज़ा हासिल किया था। तो गखड़ों की जो हुकूमत थी वो पोठोहार से बाहर भी फैली हुई थी। कोहस्तान नमक की अपनी पहचान है और पोठोहार की अपनी पहचान है। लिहाजा जो लोग ये समझते हैं कि ये इलाका पोठोहार का है वो अपनी दुरुस्ती कर लें और इसे पोठोहार ना लिखा करें। ये सुल्तान कोट का, ज़िला झेलम का, तहसील दीमना और इसके साथ तहसील सहाबा का इलाका पोठोहार में आता है। और अभी वहाँ गखड़ों के बहुत से गाँव आबाद हैं। अगर उसे आप पोठोहार लिखते हैं तो दुरुस्त लिखते हैं, लेकिन ये पोठोहार नहीं है। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में जो इसी का अगला हिस्सा होगा आपसे इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।